नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम कक्षा 12 के गणित विषय का प्रथम अध्याय संयुक्त फलन के बारे में पढ़ा रहे हैं। और इससे पहली वीडियो में हमने आपको फलन पढ़ाया था, समुच्चय पढ़ाया था और फलन का जो परिसर है, प्रांत है और सहप्रांत है, ये पढ़ाए थे। और आज की वीडियो में हम अचर फलन, तत्समक फलन और तुल्य फलन के बारे में पढ़ाएंगे। तो नंबर 1 आप देखिए, अचर फलन। अचर फलन क्या होता है? अचर फलन क्या होता है? अचर फलन अचर फलन तो अचर फलन को हम परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि यदि कोई फलन f such that r to r, y बराबर fx बराबर c और x बिलोंग r से परिभाषित हो, तो ऐसे फलन को अचर फलन कहते हैं। तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं? अचर फलन कहते हैं। अब यहां जो c है वो क्या है? यहां c एक अचर है। c क्या है? एक अचर है। तथा r क्या है? तथा r एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तथा r एक वास्तविक संख्याओं का क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हम इसको कहें कि यदि कोई फलन f वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित हो और y बराबर fx बराबर c, समझ रहे होंगे। y प्रतिबिंब है किसका? x का, और y की जगह क्या है? यहाँ c है। fx बराबर c, तो fx बराबर क्या है? c है। और x कहां से लिया गया? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से लिया गया है, से परिभाषित हो, तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे? अचर फलन कहते हैं। यहाँ c क्या है? यहाँ c क्या है? अचर क्या है? एक अचर है। तथा r एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। r एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब हम आपको समझाएं डायग्राम से। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक r समुच्चय वास्तविक संख्याओं का, और ये भी एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और r से r में कोई फलन f परिभाषित है। और मैं यहाँ वास्तविक संख्याओं में प्रथम जो फलन है, प्रथम क्या है? समुच्चय है। इसमें अवयव ले लेता हूँ r में जो अवयव है x1 है, x2 है, x3 है, और r में सिर्फ एक ही अवयव ले लिया c, जो कैसा है? तो अचर है। तो x1 का भी संबंध किससे? c से। x2 का भी संबंध किससे? c से। x3 का भी संबंध किससे? c से। तो r में बहुत से अवयव है। कहें तो r क्या हुआ? ये r क्या हुआ इसका? ये r हुआ इसका क्या? प्रांत। और ये क्या हुआ? सहप्रांत। कल की वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ये क्या हुआ? सहप्रांत। तो हम कहें कि जो इसका प्रांत होता है वो एक r क्या होता है? वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो हम कहें कि अचर फलन का जो प्रांत होता है वो क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। और जो अचर फलन का जो क्या कहलाएगा? परिसर, क्योंकि सभी कहां से? c से संबंध रख रहे हैं। तो हम इस अचर फलन का जो परिसर होगा वो क्या होगा? एक अचर होगा। इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा? अचर होगा। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि अचर फलन का जो प्रांत होता है, अचर फलन का प्रांत क्या होता है? अचर फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का क्या होता है? समुच्चय होता है। क्या होता है? समुच्चय होता है। और इसका जो परिसर होता है
प्रेशर होता है क्या, प्रेशर एक अचर होता है, अचर होता है। तो हम इसके ग्राफ की बात करें, हम इसकी बात करें ग्राफ की, तो हम ग्राफ करें, देखिए ग्राफ से स्पष्ट करें और उसके बाद में देखिए ग्राफ कहां से कहां जाता है। मैं ही निर्देशांक ज्यामिति बना लेता हूं, ये x डैश और y डैश। देखिए मैं ये r x अब मान लेता हूं, तो ये मैंने मान लिया इस x पर ये x1 हुआ, ये x2 हुआ और ये x3 हुआ। और x1 पर जो मान रखेंगे जैसे कि f(x1) इसका भी मान क्या आएगा, c आएगा। और हम रखें f(x2) इसका भी मान क्या आएगा, c आएगा। और हम कहें f(x3) इसका भी मान क्या आएगा, c आएगा। तो f(x1) का मान भी क्या आ रहा है, c, x2 का मान भी क्या आ रहा है, c, x3 का भी मान क्या आ रहा है, c। मतलब प्रत्येक जो अवयव है उसको हम फलन में रख रहे हैं तो उसका मान क्या आएगा, एक अचर आएगा। ये क्या आ रहा है, अचर। मतलब ये राशि कभी बदलेगी नहीं। अचर का मतलब कहें तो कांस्टेंट वैल्यू, बिल्कुल ये बदलेगा नहीं। तो हम कहें x1 पर c का मान 5, 3, 2 कोई भी एक ऐसी राशि मान लो जो परिवर्तनशील नहीं हो। तो यहाँ मान लो सब, चलो मैंने c मान लिया, यहाँ c है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, c। तो x1 पर इसका मान क्या है, c है। x2 पर मान क्या है इसका, c है। x3 पर मान क्या है, c है, c है। तो हम इसको मिलाएं तो क्या बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो हम यहाँ से स्पष्ट कर सकते हैं कि अचर फलन का जो ग्राफ होता है वो x अक्ष के कैसा होता है, समांतर होता है। कैसा होता है, x अक्ष के समांतर होता है। तो इस बात को हम लिख भी सकते हैं, इसको मिटा देता हूं, इस बात को स्पष्ट कर दें कि जो अचर फलन का जो ग्राफ होता है वो किसके समांतर होता है, x अक्ष के समांतर होता है। हम यहाँ कह सकते हैं कि अचर फलन का जो ग्राफ निकालें कैसा होता है, अचर फलन का ग्राफ क्या होता है, x अक्ष के समांतर होता है, समांतर होता है। अब समझ में आ गया होगा अचर फलन क्या होता है। अब देखिए दूसरी बात बताएं, तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या होता है, तत्समक फलन बात करें, हम कहें यदि कोई फलन है, यदि कोई फलन f such that a to a, मतलब a कोई ना कोई समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होगा, a में कोई ना कोई अवयव होंगे। और यह क्या है, a से a में ही परिभाषित है, a से a में परिभाषित इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि a का प्रत्येक अवयव, कि a का प्रत्येक अवयव स्वयं, a का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से संबंध रखता हो, और केवल स्वयं से संबंध रखता हो, केवल स्वयं से संबंध रखता हो, तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे, हम तत्समक फलन कहेंगे। तो ऐसे फलन को तत्समक फलन कहेंगे। समझाएंगे क्या होता है और भी समझाएंगे। अब ऐसे फलन को तत्समक फलन, अब इसकी बात करें कि तत्समक फलन का प्रांत क्या होता है। तो तत्समक फलन का प्रांत क्या होता है, ई है। जैसे हम बात करें ई आएगा, ये भी है, ये परिभाषित है फलन। यहाँ मैंने इसमें मान लीजिए चलो x1 है, x2 है, x3 है, तो यही अवयव किसमें होंगे, ए में होंगे, स्वयं का स्वयं से केवल a1, यहाँ भी क्या आएगा x1, ये क्या है x2, ये क्या है x3, ये मान। मतलब जब निकाल रहे हैं f(x1) बराबर तो क्या आएगा, स्वयं x1 ही आएगा। तो स्वयं का स्वयं से संबंध है ना, स्वयं का किससे है, केवल स्वयं से, स्वयं का स्वयं से संबंध हो। ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से संबंध रखता हो,
क्या कहलाएगा वो, क्या कहलाएगा, तत्समक फलन कहलाएगा। अब इसकी बात करें हम कि इसका प्रांत क्या होगा, समुच्चय होगा पूरा। इसका परिसर क्या होगा, ये परिसर भी वही होगा, रेंज भी क्या होगा, रेंज भी वही होगी। तो तत्समक फलन का जो प्रांत होता है वही क्या होता है, परिसर होता है। तो हम बात करें कि तत्समक फलन का जो, यहां इसको बैठा देता हूं, हम कहें कि तत्समक फलन का प्रांत और परिसर समान होता है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ कहां से कहां जाता है। तो इन्हें ग्राफ डायग्राम समझाते हैं, ग्राफ अभी निकालेंगे। यहाँ ए है, यहाँ भी ई है, ये एफ एफ फलन है, ये x1 है, यहाँ भी x1 होगा, ये x2 है तो यहाँ भी क्या होगा, x2 होगा, ये x3 है तो यहाँ भी क्या होगा, x3 होगा। तो x1 का किससे होगा, x1 से, इसका भी इससे, इसका भी इससे, मान होगा बाई के मान है। तो जैसे यहाँ एक, ये तो चलो ये यहाँ भी कितना है, जैसे मैंने रखता है 3 अंक रख लेता है, 1 2 3, और यहाँ क्या रख लेता हूँ, 1 2 3, भाई स्वयं का स्वयं से संबंध है। तो हम इस ग्राफ को निकालें तो x डैश y डैश, तो यहाँ मान रखें जैसे कि f(x1) क्या आएगा, इसका मान 1 आएगा, f(x2) क्या आएगा, 2 आएगा, f(x3) क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ रखें ये 1 2 3, तो y पर भी कितना निकलेगा, 1 2 3। तो यहाँ x पर 1 है तो यहाँ भी कितना आएगा, 1 2, और यहाँ भी 2, यहाँ 3, तो यहाँ भी 3। हम इसको ग्राफ को निकालें तो ग्राफ कैसे निकलेगा, ग्राफ निकलेगा ऐसे। ये ग्राफ हम क्या क्या कह सकते हो इस ग्राफ के बारे में, आप ग्राफ के बारे में कह सकते हो कि जो तत्समक फलन का जो ग्राफ होता है वो x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ मूल बिंदु से होकर गुजर जाता है। ये मूल बिंदु होता है 0,0, ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो तत्समक फलन के हम ग्राफ के बारे में क्या कह सकते हैं, तत्सम फलन के ग्राफ के बारे में कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि जो तत्सम फलन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ क्या होता है, एक्स अक्ष के साथ कितने का, 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ कहां से गुजरता है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है। ये हो गया तुम्हारा क्या, तत्सम फलन। उम्मीद है कि आपको अचर फलन और तत्सम फलन दोनों ही समझ में आ गए होंगे और दोनों में अंतर भी समझ में आ गया होगा कि अंतर क्या है दोनों में। अब रह गया हमारा तुल्य फलन। तुल्य फलन क्या होता है, देखिए तुल्य फलन के बारे में समझो। तुल्य फलन क्या है,